हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान फुल चैप्टर इन वन वीडियो। अगर आप लोग इससे पहले का जो दो चैप्टर ना, फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, दूसरा है भारत में राष्ट्रवाद, नहीं देखा हो तो देख लेना। फर्स्ट मैटर आपको लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, पूरा प्ले लिस्ट का, ठीक है। उसमें मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया है एंड उसका सेकंड चैप्टर पढ़ाया है, ठीक है। और अगर आप लोग वहां से नहीं पाओगे तो कमेंट बॉक्स में उस प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा और आप लोग देख सकते हो, ठीक है। जरूर देखना। अगर आप उसे नहीं देखोगे तो अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो मुझे मत कहना, क्योंकि वो सब चैप्टर ना इन सब से रिलेटेड हैं। अगर आप फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते आओगे तो तीसरा चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इन सब का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका चैप्टर का, हर एक चैप्टर का पीडीएफ मिलेगा। कल आपको फर्स्ट चैप्टर का पीडीएफ मिलेगा, आपको उसके बाद सेकंड का, फिर थर्ड का, ठीक है, हर एक वीडियो के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। देखो, सबसे पहले आपको समझना है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या होता है, कुछ उसके बिंदु होते हैं, उन सबको समझेंगे, ठीक है। तो वैश्वीकरण क्या होता है और उसके जो इंपॉर्टेंट बिंदु हैं उसे समझ लेते हैं, ठीक है। देखो, व्यक्ति सामानों और नौकरियों को एक देश से दूसरे देश तक स्थानांतरण को वैश्वीकरण कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति का सामान हो, जैसे किसी व्यक्ति का सामान हो, या फिर नौकरी हो। जैसे एक नौकरी होती है ना कि यहाँ से अमेरिका लग जाती है, चाइना लग जाती है, तो ऐसे में एक देश से दूसरा देश हो गया। या किसी व्यक्ति के सामान को दूसरे कंट्री में पहुंचाना हो, तो मतलब वही है कि एक व्यक्ति का सामान हो या नौकरियां हो को एक देश से दूसरे देश तक स्थानांतरण को वैश्वीकरण कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं होगा ना। जैसे अगर एक फैमिली में 5 लोग हैं, 5 में से एक चला गया अमेरिका, तो अब यहां से सामान उसे भेजना है, तो यहां से सामान अमेरिका भेजेंगे, तो यही है वैश्वीकरण। कोई नौकरी है, यहां नौकरी नहीं है, अमेरिका में नौकरी पाया है, तो यहां से जाकर अमेरिका गया, तो एक देश से दूसरे देश में गया, यही है वैश्वीकरण, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना, वैश्वीकरण समझ में आ गया। अब देखो, कुछ बिंदु देख लो। जैसे इससे भी पहले सिल्क रूट, सिल्क मतलब होता है रेशम और रूट मतलब क्या होता है, रास्ता। तो यानी कि रेशम का रास्ता, अभी नीचे सब कुछ पता चलेगा रेशम के रास्ते पर, यानी कि सिल्क रूट यानी कि रेशम मार्ग, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन यहां पहले कुछ बिंदु देख लो। जैसे इससे भी पहले मतलब जैसे एक देश से दूसरे देश के स्थानांतरण से पहले की बात है। यहां लिखा हुआ है सिल्क रूट यानी कि रेशम का रास्ता या रेशम मार्ग से भी सामानों और लोगों का एक देश से दूसरे देश तक आवाजाही लगी रहती थी। मतलब इससे पहले की बात की जाए तो इससे पहले सिल्क रूट से सामानों का मतलब एक देश से दूसरे देश तक आवाजाही लगी रहती थी। तो ये एक रास्ता है, याद रखना। इसके बारे में पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। अभी मैं नीचे इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। कोई दिक्कत मत लेना, हर एक चैप्टर का पूरा टॉपिक समझ में आएगा। केवल आपको करना है वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हर एक चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। कोई ऐसा चैप्टर नहीं कि आपके लिए छोड़ा जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, 18वीं शताब्दी तक काफी समय बीत जाने के बाद, जैसे 18वीं शताब्दी का काफी समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत जो है ना सबसे धनी देश था। मतलब 18वीं शताब्दी की बात नहीं है, 18वीं शताब्दी का काफी समय बीत जाने के बाद, मतलब काफी समय बीत गया, तब भी चीन और भारत सबसे धनी देश था, ठीक है, सबसे धनी देश था। और एशियाई व्यापार में भी उन्हीं का दबदबा था। मतलब पूरे एशियाई व्यापार, पूरा एशियाई जो व्यापार था उसमें इन्हीं का दबदबा था, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो, आपको कुछ नहीं कहना, 18वीं शताब्दी में तो था ही ये अमीर, बट 18वीं शताब्दी का काफी वर्ष, काफी साल, काफी समय बीत गया तो भी चीन और भारत सबसे धनी देश था। एशियाई व्यापार में भी उन्हीं का दबदबा था। मतलब एशियाई जो व्यापार होते हैं उनमें भी इन्हीं का दबदबा था। अगला पॉइंट समझ लो। अब देखो, अब विश्व, जैसे अब यूरोपीय विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। अब जो यूरोप है विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया, ठीक है, सबसे बड़ा केंद्र बन गया। यहां तक आपको समझना था वैश्वीकरण। कुछ पॉइंट समझ ली और उसका जो पूरा डेफिनेशन है समझ में आ गया होगा। अब आप लोग नोट्स बनाना चाहते हो खुद का तो बना लो, नोट्स आप बना सकते हो। पीडीएफ तो आपको अगले वीडियो में मिलेगा ही, बट आप लोग नोट्स भी बना लो। खुद का नोट्स ज्यादा समझ में आता है, ठीक है, और आप ज्यादा बोर्ड एग्जाम में नंबर ला सकते हो। तो ऐसे में खुद नोट्स बना लो ताकि आप ज्यादा बेटर समझ में आए आपको, ज्यादा बेटर आपको याद रहे। कोई पूछे तो आप तुरंत बता दो, ठीक है। तो समझ में आ गया ना वैश्वीकरण।
अगला है रेशम मार्ग या फिर सिल्क रूट। मैंने कहा था अभी आगे समझाऊंगा, दिक्कत मत लेना। तो देखो आगे मैं समझा देता हूं। देखो रेशम रूट मतलब रेशम रूट का अर्थ है रेशम मार्ग। तो रेशम मार्ग एक बहुत प्राचीन मार्ग था, पहले था, बहुत पहले, अब तो पक्की हो गया, ठीक है, कच्ची। तो इसका मतलब रेशम मार्ग एक बहुत ही प्राचीन मार्ग था, देश और महादेश जोड़ने के लिए माना जाता था। मतलब एक देश दूसरे महादेश से जुड़ गया, ठीक है, तो वही देश और महादेश को जोड़ने के लिए माना जाता था कि एक दूसरे से इस रास्ते से कांटेक्ट है। और सबसे पहले इस मार्ग से रेशम के आने जाने का व्यापार था। देखो सबसे पहले इस मार्ग से रेशम के आने जाने का व्यापार था, इसीलिए इसे रेशम मार्ग कहा गया। अगर किताबों को आने जाने का व्यापार होता तो इसे किताब मार्ग कहा जाता। मतलब सबसे पहले जो काम होता है ना उसी को नाम दे दिया जाता है, तो इसीलिए इसका रेशम मार्ग नाम दिया गया है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आपको समझना है। अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। बट ऐसी बात नहीं है कि इस रास्ते से केवल रेशम ही आए, ठीक है, कि केवल रेशम ही इस रास्ते से ले जाया जाए या फिर केवल आर्डर था रेशम ही ले जाओ, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब देखो जैसे इस मार्ग से सामान भी आते थे, कुछ चीजें, ठीक है, और जैसे भारतीय मसाला भी जाता था देश विदेश में, चांदी सोना, मतलब जो भारतीय मसाला जाता था ना अदर देश में, जैसे उन्हें पसंद था कि जैसे यहाँ से कोई व्यक्ति गया किसी अदर कंट्री में, तो वहां वो कहा ना कि हमारे यहाँ देश में इतनी अच्छी मसाला है ना कि उसका मतलब अगर आप सब्जी बना दो बहुत अच्छा लगता है। तो वहां से सोचे लोग चलो भारत से मसाला मंगाते हैं, हो सकता है बहुत अच्छा हो, स्वादिष्ट हो, ठीक है, तो वो यहाँ से ले जाते थे। तो भारतीय मसाला, चांदी सोना, अन्य वस्तुओं का आवागमन होता था, ठीक है, इन सब चीजों का भी आना जाना लगा रहता था। ऐसा बात नहीं है कि केवल रेशम ही जाता था, ठीक है। तो ऐसे में आपको पूरा सिल्क रूट समझ में आ गया। अगर आपसे कोई पूछे तो आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जितना मार्क रहेगा उतना मिल जाएगा। अब देखो समझना, अब अगला टॉपिक है भोजन की यात्रा। भोजन की भी यात्राएं होती हैं, कैसे? अगर आप हो, मैं हूं, या फिर मेरा कोई स्टूडेंट है या फिर कोई व्यक्ति है, उसे अपने घर से 100 किलोमीटर या फिर 150 या 300 400 किलोमीटर जाना है। अब वो क्या करेगा ना कि अपने घर में कहेगा कि मेरे लिए पराठे बना दो और सब्जी बना दो, मुझे टिफिन में बांध दो, ठीक है, और मैं इसे ले जाऊंगा, रास्ते में खा लूंगा ट्रेन में। तो वो इसका अर्थ हुआ कि यहाँ से वो ले गया खाना घर से, तो इसका मतलब वो भी तो यात्रा उन्हीं के साथ कर रहा है। कहीं भी गए, कहीं भी खाए, तो उसका मतलब है कि वहां से वो भी यात्रा किया, ठीक है। अभी देखो जैसे जैसे व्यापारी और यात्री की एक स्थान से दूसरे स्थान तक गए, उसके साथ खाने का सामान भी ले जाते थे, भी चलते थे गए। मतलब जैसे ही एक यात्री गए दूसरे मतलब देश या विदेश या फिर कहीं दूसरे स्थान पर, तो उसके साथ खाने का सामान भी ले जाते थे। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप स्कूल जाते हो, ठीक है, कोई स्पेशल चीज ले जाते हो खाने के लिए, तो दोस्त भी कहते हैं यार मुझे खिलाओ, मैंने ये नहीं खाया, कैसा बना हुआ, ठीक है, तो ऐसे में आप उन्हें भी खिलाते हो। तो वो भी जाते हैं घर पर, कहते हैं अपने मम्मी से कि बहुत स्वादिष्ट था, आप उसे आज बना दो, तो फिर वहां भी बनता है। इसका मतलब यहाँ से गया और वहां गया, तो इसका मतलब यहाँ क्या हुआ, भोजन का यात्रा हुआ, ठीक है। यहाँ आपको 2 पॉइंट समझ में आ गए, 1 पॉइंट समझ में आ गया। अब देखो जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पॉइंट को समझो। जैसे नूडल्स सुना होगा, चाइना से आया। अब इंडिया में कितना ज्यादा मतलब फेवरेट हो चुका है नूडल्स, सभी बच्चे खाते हैं, सभी बड़े लोग छोटे लोग सभी लोग खाते हैं। पास्ता अरब देश से आया। पास्ता देखो हर एक बच्चा खाता है, हर एक बड़े खाते हैं, ठीक है। पास्ता यूरोप के लोग बहुत ही ज्यादा गरीब थे, पहले की बात है, जब बहुत पहले की बात है, तब यूरोप के लोग बहुत ज्यादा गरीब थे। ऐसी बात नहीं कि वो बहुत अमीर ही थे, बहुत ज्यादा गरीब थे, बहुत ही ज्यादा। ये आलू आने पर लोगों की जिंदगी बदल गई। मतलब इनके देश में आलू आया तो ये आलू की खेती करने लगे। अब आलू की खेती किए तो कुछ मतलब बिका भी, सेल किए एंड खाए, मतलब इससे कई सारे सामान बनाया जा सकते थे। तो आलू आने से इनकी जिंदगी काफी ज्यादा बदल गई और बेहतर भोजन पाने लगे। आलू की वजह से, पोटैटो की वजह से इनका भोजन जो है ना काफी ज्यादा बेहतर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, 1840 के दशक में, 1840 के दशक में के मध्य, मतलब 1840 की बात है और 1840 के मध्य में, ठीक है, बीमारी के कारण, कोई बीमारी फैला था जिसके कारण आलू की फसल खराब हो गई और भुखमरी छा गया। भुखमरी के कारण सब लोग मर गए, मतलब कुछ लोग मर गए, कुछ लोग जिंदा भी रहे, ठीक है। तो ऐसे में जैसे आलू की खेती कर रहे थे, ऐसे में मतलब क्या हुआ ना कि ऐसी बीमारी आई कि आलू ही खराब हो गया।
ठीक है। तो आलू खराब हो गया, अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था क्या किया जाए, मतलब हमें तो खाना चाहिए क्योंकि पेट ये नहीं कहता कि आपका आलू खराब हो गया, मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे नहीं खाना, ये नहीं कहता। हमें भोजन चाहिए तो चाहिए, चाहे आप कहीं से लाओ, ठीक है। तो ऐसे में जब आलू खराब हो गया तो बहुत सारे लोग भुखमरी से मरने लगे। तो ऐसे में जब मरने लगे ना, तो क्या हुआ कि मतलब कुछ लोग बचे भी, तो वो लोग कुछ काम कर रहे थे, कुछ काम से मतलब कुछ पैसे कमाए तो उससे खाए, ठीक है। ऐसे में आपको ये समझ में आ गया होगा 3 टॉपिक यानी कि 3 पॉइंट, ये था भोजन की यात्रा। आपसे पूछा जा सकता है, कई सारे प्रश्न बना के पूछे जाते हैं, तो ऐसे में आप इन सबको शामिल कर सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो अब बात है कब की, 19वीं शताब्दी की कुछ बातें कर लेते हैं, क्योंकि आपके मतलब इंपॉर्टेंस में 19वीं शताब्दी की बात है और आपसे लॉन्ग में पूछा जा सकता है और लघुत्तरी में, तो काफी इंपॉर्टेंट है 19वीं शताब्दी की बातें, ठीक है। तो कुछ चीजें समझ लो 19वीं शताब्दी की भी, ठीक है। जैसे फर्स्ट पॉइंट, 19वीं सदी में दुनिया तेजी से बदलने लगा था। जैसे देखो जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया ना, दुनिया बदलता गया। क्यों? क्योंकि मतलब माइंड जो है ना, माइंड ग्रो होने लगा सभी लोगों का, ठीक है। अब देखो अब तो बहुत ज्यादा बदल चुका है, तो ऐसे में जितना हम लोग समय बीतता गया उतना ज्यादा माइंड ग्रो होता गया, उतना ज्यादा हम लोग व्यापार फैलाते गए, तो तेजी से बदलने लगा। वैज्ञानिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी में बदलाव होने लगा। वैज्ञानिक में भी बदलाव हुआ, कई सारे मतलब चीजों का खोज हुआ, राजनीतिक में भी बदलाव हुआ और आर्थिक सभी में बदलाव होने लगा तेजी से। 19वीं सदी में दुनिया में तेजी से बदलाव होने लगा। पूरी दुनिया की बात की जा रही है, केवल इंडिया की नहीं, पूरी दुनिया की, ठीक है। अब देखो पॉइंट यहां है, 19वीं सदी में कपड़ा, गेहूं आदि के व्यापार तक सीमित था। मतलब अगर 19वीं सदी की बात की जाए तो इसमें केवल कपड़ा, गेहूं आदि के व्यापार तक ही सीमित था, इतना ही व्यापार तक सीमित था। आप सभी का व्यापार नहीं कर सकते थे, ठीक है। मतलब चावल, मक्का, फल, इन सब का मतलब आप व्यापार नहीं कर सकते थे, और सारी चीजें हैं, ठीक है। मतलब बड़े व्यापार, ठीक है, जैसे ऑनलाइन काम करना, ये भी एक व्यापार है, ये सब नहीं होता था। ये केवल कपड़ा, गेहूं ये सब सीमित थे। तो ये पॉइंट समझ में आ गया ना। अगला देखो पॉइंट, अगला है काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, किसके? काम की तलाश में, ठीक है। समझ में आ जाना चाहिए हर एक पॉइंट। एंड 5 करोड़ लोग बेरोजगार के कारण यूरोप छोड़ दिए। अब जब 5 करोड़, ठीक है, लोग बेरोजगार, मतलब उनके पास कोई रोजगार नहीं था, इसी के कारण यूरोप छोड़ दिए, यूरोप को छोड़ दिया, क्योंकि उनको रोजगार वहां नहीं मिल रहा था, तो ऐसे में उन्होंने यूरोप को छोड़ दिया, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट समझो, पूंजी प्रवाह में अमेरिका आगे था। मतलब उसके पास काफी ज्यादा धन थी, पूंजी उनके पास ज्यादा था, मशीनें ज्यादा थी और ज्यादा कारखाने थे, ठीक है। इसीलिए पूंजी प्रवाह में जो ये देश था ना उस समय, अमेरिका बहुत आगे था एंड अधिक पैसे थे। क्या थे? अधिक पैसे थे और दूसरे देशों को पैसा प्रवेश करते थे, मतलब दूसरे देश के लोगों को पैसा देते थे, दूसरे देश को पैसा देते थे, ठीक है, कि अपनी मतलब व्यवस्था को सुधार लो, ज्यादा गरीबी ना रहे, ठीक है। अब देखो विश्व में अर्थव्यवस्था का उदय समझेंगे। विश्व में अर्थव्यवस्था का उदय कैसे हुआ ये भी हम लोग समझेंगे, बहुत ही आसान सा। देखो 18वीं सदी के आखिरी दशक तक, जो 18वीं सदी की बात है, अभी तक 19वीं सदी की बात हो रही थी, अब 18वीं सदी के आखिरी दशक तक ब्रिटेन में कार्न लॉ, इस कानून के तहत कोई भी देश अपने भोज्य पदार्थ को ब्रिटेन निर्यात नहीं कर सकता था। देखो ये रूल था कि अगर 18वीं सदी के आखिरी दशक तक ब्रिटेन में एक कानून चलाया गया जिसका नाम है कार्न लॉ। इसके तहत जो है ना, चाहे आपका कोई भी देश हो, चाइना, अमेरिका या फिर भारत हो या फिर जापान हो, कोई भी देश हो, तो वो ब्रिटेन को अपना पदार्थ निर्यात नहीं कर सकता था, कोई भी पदार्थ ब्रिटेन को नहीं दे सकता था, ठीक है। ये कानून चलाया गया था। बट व्यापार में बहुत तेजी से वृद्धि हो गया। देखो व्यापार में भी बहुत तेजी से वृद्धि हो गया, नए जहाज बनाए गए, रेलवे का भी निर्माण किया गया, नए जहाज बनाए गए, रेलवे का भी निर्माण किया गया। ये था कार्न लॉ कानून। अभी और आगे है, उसे हम लोग समझेंगे, बट यहां तक आप नोट्स बना लो, नोट्स कर लो, ताकि आपको ज्यादा बेटर समझ में आ सके। चलिए देखते हैं आगे।
बट यहां देखो मजदूर की जरूरत पड़ी, जैसे मजदूर की जरूरत पड़ी तो मजदूर को पैसे देने के तौर पर पूंजी प्रवाह हुआ। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। ठीक है, मतलब अगर देखा जाए तो मतलब अगर मजदूर की जरूरत पड़ी तो मजदूर को पैसे देने के तौर पर पूंजी प्रवाह कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो तकनीकी का योगदान, तकनीकी का क्या योगदान है, तो तकनीकी का योगदान आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि तकनीकी ऐसी चीज है ना कि मतलब तकनीकी में आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे पहला देखो रेलवे भाप के जहाज, देखो रेलवे भाप के जहाज, संचार, टेलीग्राफ सभी तकनीक की ही देन है। अब ये तकनीक में सब कुछ आ जाता है, जितने भी मतलब अच्छी चीजें हैं सब कुछ आ जाता है। तो रेलवे भाप के जहाज भी तकनीक का देन है, संचार भी, टेलीग्राफ भी, ये सब तकनीक का देन है। अगला देखो, इसके बाद 19वीं सदी में आने वाले परिवर्तन की कल्पना नहीं कर सकती। इसके बाद 19वीं सदी में मैंने अभी पीछे समझाया है, कोई दिक्कत तो है नहीं 19वीं सदी की। तो इसके बाद 19वीं सदी में आने वाले परिवर्तन की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे मतलब दुनिया में बहुत परिवर्तन हुए 19वीं सदी में, क्योंकि 19वीं सदी में दुनिया बहुत तेजी से ग्रो करने लगा, और कुछ ग्रो हुआ तो फिर अभी आगे आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आएगा। और आगे देखो फिर फ्रीज वाली जहाज का भी निर्माण किया गया, मतलब भाप वाली जहाज का निर्माण किया गया, टेलीग्राम और संचार इन सब का निर्माण किया गया, लेकिन फिर फ्रीज वाली जहाज का भी निर्माण कर दिया गया, जो फ्रीज वाली जहाज होती हैं। ठीक है, फ्रीज वाली जहाज आप जानते होंगे, बर्फों से जो चलती थी। एंड यहां देखो, अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब जगह जानवरों के बजाय उनका मांस ही यूरोप में भेजा जाने लगा। अर्थात कहने का अर्थ है पहले क्या होता था ना कि यूरोप में जानवर भेजा जाता था, क्यों? क्योंकि मांस भेजने का अधिकार नहीं था। तो अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब जगह से, मतलब अगर बात की जाए यूरोप में भेजना था तो सब जगह से ना उनके मांस भेजे जाते थे। ठीक है, अगर जानवर देखो अगर उसका मांस भेज दिया जाता है ना तो ज़्यादा मतलब कम पूंजी में पहुंच जाता है, और अगर जानवर की बात की जाए तो अगर 10 जानवर ले जाना हो ना तो काफ़ी ज़्यादा मतलब भाड़ा लग जाता था। तो ऐसे में अब उनका मांस यूरोप में भेजा जाने लगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब जगह जानवरों के बजाय उनका मांस यूरोप में भेजा जाने लगा। अब आगे देखो, इससे ना केवल समुद्री यात्रा में आने जाने वाले खर्चे कम हुए, इससे मतलब मांस भेजने से मैंने कहा नहीं कि मतलब खर्चे कम होंगे, तो इससे ना केवल समुद्री यात्रा में आने जाने वाले खर्चे कम हुए बल्कि यूरोप में मांस का ज़्यादा दाम भी गिर गया। अब ज़्यादा दाम क्यों गिर गया? क्योंकि वहाँ मांस ज़्यादा भेजे जाने लगे, क्योंकि मांस भेजोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, जानवर भेजोगे तो कम हो जाएगा। तो ऐसे में जब मांस भेजा जाने लगा तो ऐसे में क्या हुआ ना कि हर जगह मांस हो गया, मतलब हर एक जो दुकान था ना वहाँ कम नहीं ज़्यादातर मांस थे उनके पास, तो ऐसे में वहाँ मांस के दाम गिर गए, क्योंकि अगर जो मतलब महंगा बेचेगा जिसकी कॉस्टली होगी उनका कोई नहीं लेगा, दूसरा दुकान खुला हुआ है वहाँ से ले सकते हो। तो ऐसे में इनका मतलब दाम भी गिर गया। ये समझ में आया तकनीकी का योगदान। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको हर एक पॉइंट समझना होगा। अगला समझो, अगला एक बीमारी है जिसे कहते हैं रीडर पेस्ट या मवेशी प्लेग। ठीक है, ये एक बीमारी है। क्यों? क्योंकि अभी आपको समझ में आएगा। देखो बीमारी क्यों है, क्योंकि अफ्रीका में 1880 कब की बात है याद रखना, 1880 के दशक में, 1880 के दशक के आखिरी 1880 दशक के आखिरी सालों में रीडर पेस्ट बीमारी बहुत तेजी से फैल गया। मतलब एक बीमारी था रीडर पेस्ट, वो अफ्रीका में 1880 दशक के आखिरी सालों में बहुत तेजी से फैलने लगा। मतलब इतना तेजी से फैलने लगा ना जिसके कारण 90% जानवरों की मृत्यु हो गई। भाई 90% जानवर, अगर समझो अगर 100 जानवर है ना तो 90 जानवरों की मृत्यु हो जाए तो सोचो कितना भयानक बीमारी था, केवल 10 जानवर बचे। तो ऐसे में जिसके कारण 90% जानवरों की मृत्यु हो गई। ठीक है, काफी भयानक बीमारी था ना। बीमारी का नाम याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, रीडर पेस्ट या मवेशी प्लेग। ज्यादातर नाम आपको रीडर पेस्ट ही दिखाई देगा। ठीक है, अब देखो
अब अफ्रीका में लोगों के पास कोई दूसरा काम नहीं था। पहले क्या होता था ना कि जानवर थे, जानवर को के मांस को बेच देते थे या फिर जानवर के मांस को दूसरे देश भेजते थे, ऐसे भी उन्हें मतलब काफी मुनाफा होता था, या फिर अपने ही देश में उसके मांस को सेल करते थे, तो ऐसे में उन्हें काफी ज्यादा मुनाफा होता था। अब 90% जानवर मर गए, बचे 10%। अब 10% जानवर में जो मतलब ज्यादा अमीर हैं वो कुछ जानवरों को अपनी तरफ लिए, क्योंकि उनके पास ज्यादा हथियार हैं, मार सकते हैं किसी को भी, तो वो अपने पास लिए। ऐसे में कुछ तो 5% अमीरों के पास चले गए, बचे 5%। तो अगर एक एक जानवर गरीब ले लेना तो वो भी 5% खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में अब अफ्रीका के लोगों के पास कोई दूसरा काम नहीं था, मतलब कोई दूसरा काम नहीं था, क्योंकि अब काफी ज्यादा उन्हें मुसीबत झेलना पड़ा। ठीक है, आगे देखो। उनके पास एक ही विकल्प था, मतलब उनके पास एक ही विकल्प था कि यूरोपीय के लिए काम करें। मतलब अब उनके पास एक ही विकल्प था, मतलब वो विकल्प क्या था कि वो यूरोप के लोग जो था ना उनके लिए ये काम करें, यूरोपियों के लिए काम करें। ये एक इनका विकल्प था जिससे इनको कुछ मनी मिल सके, और अगर इनको कुछ धन मिलेगा तो इनका काम चलेगा, कुछ मतलब खाएंगे पिएंगे, और बिना खाए तो रहेंगे नहीं। तो उनके पास एक ही विकल्प था, वो क्या था, यूरोपियों के लिए काम करें, केवल यूरोपियों के लिए काम करेंगे। यूरोपियों के लिए अगर ये काम करेंगे तो इन्हें काफी ज्यादा धन मिलेगा। ठीक है, अब देखो बचे हुए जानवरों को कब्जे में ले लिया गया, मतलब जो बचे हुए जानवर थे उन्हें कब्जे में लिया गया। ठीक है, अब 10% जानवर बचे हुए थे, अब उसमें कौन क्या करे ये तो पता नहीं। अब कुछ तो कब्जे में ले लिए गए, 5% कब्जे में चले गए, बचे 5%, तो वही मैंने समझा दिया। तो ऐसे में रिदरपेस्ट या मवेशी प्लेग के बारे में समझना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नोट्स बना लो, नोट्स में इसे लिख लो, अच्छे से रिटर्न कर लो, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में अगर आया और छोड़ के चले आए तो फिर मत कहना, क्योंकि आपको मैं पढ़ा दिया हूं, हर एक टॉपिक पढ़ाया है आपको, ऐसा नहीं है कि एक भी टॉपिक छूट जाए। ठीक है, लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो थोड़े थोड़े छोड़ गए हैं उनको लिखा जाएगा, उनको भी करा दिया जाएगा। वैसे छूटे नहीं है बट इंपॉर्टेंट भी बताना जरूरी है। ठीक है, हर एक चैप्टर का। तो चलो फिर अगला है महामंडी। महामंडी के बारे में कुछ समझ लो। ठीक है, महामंडी देखो, महामंडी क्या है, कुछ भारत में भी महामंडी का असर हुआ था, दुनिया में भी महामंडी का असर हुआ था। तो पहले आप समझ लो महामंडी की कुछ चीजें। 1929 उत्पादन, रोजगार और व्यापार में भयानक गिरावट दर्ज की गई। बात है कब की, 1929 उत्पादन, जैसे 1929 उत्पादन, रोजगार है और व्यापार है, इसमें भारी गिरावट दर्ज किया गया। ठीक है, क्योंकि अभी आपको आगे पता चल जाएगा। युद्ध के बाद मांग में तो कमी आ गई, युद्ध के बाद जो है ना मांग में तो कमी आ गई, परंतु देश में अपना उत्पादन कम नहीं किया और कीमत गिर गई। मतलब जैसे युद्ध के बाद मांग में कमी आ गई, मतलब जैसे समझो युद्ध के बाद मांग में कमी कैसे आई। अब युद्ध के पहले, अगर मैं छोटा बात बताऊंगा, ऐसे मैं पूरी जनसंख्या नहीं लूंगा, युद्ध के पहले जैसे अगर देखा जाए तो मोटी बात है 200 लोग थे। ठीक है, 200 लोग थे, अब युद्ध हुआ तो उसमें से कम कुछ नहीं तो 70 लोग मर ही जाएंगे, 80 लोग मर ही जाएंगे, बचे कितने, 120 लोग। अब 120 लोग बचे तो मतलब देश ने तो बनाना जारी रखा, मतलब अपनी चीजों का उत्पादन बनाना जारी रखा, बट वो जो 80 लोग मर गए ना, उनकी मांग क्या है, वो कुछ नहीं मांगी, क्योंकि वो तो ऊपर चले गए। अब उनकी मांग कुछ नहीं था, अब केवल 120 लोगों का मांग था। अब ऐसे में 120 लोगों का ही मांग था और देश 200 लोगों के लिए बना रहा था, तो ऐसे में क्या हुआ ना कि काफी ज्यादा उत्पादन हो गया, तो ऐसे में दाम गिरा दिया गया, और दाम गिराया गया तो काफी ज्यादा बिकने लगा। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो, समझ में आ गया होगा, काफी अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, कीमत गिर गया क्योंकि अमेरिका दूसरे देशों को ऋण देना बंद कर दिया था। अमेरिका क्या क्या था, जैसे पहले तो ऋण देता था, अब दूसरे देशों को ऋण भी देना बंद कर दिया था, एंड जिसकी वजह से उनके पास विकास के दूसरे रास्ते नहीं थे, जिसकी वजह से उनके पास विकास के कोई दूसरे रास्ते नहीं थे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है महामंडी और आपको याद रखना है।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स बना लो बढ़िया सा हैंड राइटिंग, ठीक है, ब्लैक ब्लू पेन का यूज करो, ठीक है। एंड बोर्ड एग्जाम में आपको केवल ब्लैक ब्लू एंड एक जो स्केच आता है उसका यूज कर सकते हो स्केल्स के साथ, ठीक है। अब देखो अगला टॉपिक हम लोग समझेंगे महामंडी के ही बारे में है, ठीक है। देखो अब समझना महामंडी का असर, महामंडी का असर, फिर भारत में महामंडी का असर, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आएंगे तो सबको लिख देना। देखो महामंडी का असर क्या है, यूरोप में कई बड़े बैंक धराशाही हो गए। महामंडी के कारण जो है ना यूरोप में कई सारे बैंक जो है ना धराशाही हो गए, ठीक है। एंड कई देश की मुद्रा की कीमत बुरी तरह से गिर गई, मतलब कई ऐसे देश थे जिनकी मुद्रा की कीमत बुरी तरह से गिर गई। अब जैसे समझो अमेरिका से यहां अगर अमेरिका से $1 भेज दिया जाए तो इंडिया में लगभग 73 या 74 होते हैं, ठीक है, रुपए। अब उनकी अगर दाम गिरा दिया जाए तो क्या होगा, काफी ज्यादा दुर्लभ होगा, ठीक है। तो ऐसे में कई देश के मुद्रा की दाम कीमत बुरी तरह से गिर गई, बाजार में खरीदारी बिल्कुल खत्म हो गए। बाजार में खरीदारी जो है ना, लोग खरीदने आते थे अच्छी अच्छी चीजें, वो सब बिल्कुल खत्म हो गई। किसके कारण, महामंडी के कारण। अब देखो समझना थोड़ा सा, बहुत अच्छी चीज यहां लिखा हुआ है। 1933 तक 4000, यहां थोड़ा हटा दो, ये हटा दो, 4000 से ज्यादा बैंक बंद हो गए, 4000 से ज्यादा बैंक बंद हो गए चुके थे। और 1929 से 1932 के बीच 1,10,000 कंपनियां चौपट हो चुकी थी। यहां कंपनियां चौपट हुई थी और वहां 4000 से ज्यादा बैंक बंद हो चुके थे। ऐसे में महामंडी का काफी ज्यादा असर हुआ था। और देखो 4000 अगर बैंक बंद हो जाएं और 1,10,000 कंपनियां चौपट हो जाएं तो काफी दुर्लभ की बात है, काफी गंदी बात है, ठीक है। क्योंकि इतने मतलब कुछ मजदूर भी इसमें रहे होंगे जो मतलब कुछ पैसे जमा किए होंगे, तो ऐसे में उनका भी पैसा चला गया। तो ऐसे में ये आपको समझ में आ गया होगा महामंडी का भारत में असर, या भारत में महामंडी का असर। अब हम लोग समझेंगे भारत में महामंडी का असर। देखो अगर मतलब भारत में भी इस महामंडी का असर पड़ा था। जैसे फर्स्ट, भारत में आयात और निर्यात पूरी तरह से आधा हो गया। भारत में आने की चीजें या जाने की चीजें दोनों पूरी तरह से आधा हो गया, ठीक है। जैसे अगर बाजार में किसी भी देश के बाजार में अगर कोई आए ना, तो क्यों उस सामान को बाहर से मंगाया जाए, क्योंकि उसका खर्चा ही नहीं है, मतलब उसको कोई खरीद ही नहीं रहा है, तो दूसरे देश से क्यों मंगाया जाए। तो ऐसे में ना भारत से कोई चीजें आती थी, यहाँ भारत में आती थी, या ना यहाँ से कुछ चीजें जाती थी। काफी आधा हो गया, 100% था तो 50% बचा, ठीक है। लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जो लोग थे यहाँ के मतलब पीपुल थे, वो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, उन्हें बहुत सारी जो समस्याएं उनकी सामना करना पड़ा, ठीक है। अब देखो लास्ट इसका पॉइंट है, गांधी जी ने सवनीय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। जो गांधी जी थे उन्होंने सवनीय अवज्ञा आंदोलन भी प्रारंभ कर दिया इसी के बीच, ताकि कुछ समस्याएं कम हो सकें। सवनीय अवज्ञा आंदोलन भी प्रारंभ कर दिया। समझ में आ गया। तो यहां तक भारत में महामंडी का असर आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखो विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण या युद्धोत्तर काल। जो विश्व अर्थव्यवस्था है उसका पुनर्निर्माण यानी कि पुनः निर्माण होना, या फिर इसे आप युद्धोत्तर काल कह सकते हो, यानी कि युद्धों का काल, ठीक है। देखो जैसे कहते हैं ना कि मतलब अभी आपको समझ में आएगा क्यों युद्धोत्तर काल कहा गया, क्यों विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण कहा गया, क्यों कहा गया, अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखो पहला विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। मतलब एक समस्या खत्म नहीं हुआ कि दूसरा समस्या शुरू हो गया। इतना भयानक था ना कि इसमें इतने सारे लोग मर गए थे कि कुछ अनुमान नहीं लगाया जा सकता था, असंख्य लोग मर गए थे। तो ऐसे में एक मतलब
समस्या खत्म नहीं हुआ, दूसरा समस्या आ गया। तो इसी को कहा जाता है युद्धोत्तर काल। एक युद्ध खत्म नहीं हुआ, दूसरा युद्ध फिर शुरू हो गया। तो यही यहाँ कहा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध या पहला विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। 2 विश्व युद्ध हुए थे, एक तो प्रथम विश्व युद्ध, एक द्वितीय विश्व युद्ध। तो दोनों कब हुए थे? प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसके 2 दशक बाद द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। ठीक है, यह युद्ध प्रथम विश्व युद्ध से भी भयानक था। अगर आप प्रथम विश्व युद्ध की मतलब देख लो, अच्छे से सुन लो, कहीं भी आप 3D में देख सकते हो, मतलब जैसा हुआ था वैसा कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा वीडियोज में। तो आप देखोगे तो मतलब काफी ज्यादा भयानक है। ठीक है, आंखों से आंसू भी आ सकते हैं। तो ऐसे में इससे भी ज्यादा भयानक क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध से भी ज्यादा भयानक था द्वितीय विश्व युद्ध। तो ऐसे में काफी मतलब भयानक युद्ध था, चाहे आप प्रथम विश्व युद्ध ले लो, उससे भी ज्यादा भयानक क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध था। ठीक है, तो ऐसे में काफी खतरनाक युद्ध था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अगला देखो पॉइंट, एक गुट में मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। ये एक गुट मित्र राष्ट्र थे, ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका। ये क्या थे? एक मतलब ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका एक गुट मित्र राष्ट्र थे। तो ये आपको याद रखना है कुछ पॉइंट्स। ठीक है, आगे समझो। दूसरा खेमा जो था ना, नात्सी जर्मनी, जापान और इटली। नात्सी जर्मनी है और जापान है और इटली है। इस युद्ध को पूर्ण युद्ध भी कहा जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध को पूर्ण युद्ध भी कहा जाता है। ऐसे में इसके बाद कोई युद्ध नहीं हुआ, और क्योंकि यह युद्ध जल, थल, वायु, यानी कि जल, थल, वायु तीनों जगहों से लड़ा गया। जैसे अगर मतलब जल में मतलब अगर कोई है, अगर मौका पाए तो उसे मार दिए। थल यानी कि जो मतलब पृथ्वी होती है, और वायु ऊपर भी मौका पाए तो मार दिए। तो जल, थल और वायु तीनों जगहों से लड़ा गया। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं? पूर्ण विश्व युद्ध कहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध को क्या कहा जाता है? पूर्ण विश्व युद्ध कहते हैं। अब आगे समझो। ऐसे हालात में पुनर्निर्माण का काम कठिन और लंबा साबित होने वाला था। जैसे अगर यहाँ बात की जाती है ना, जैसे अगर 5 घर हैं और वो पूरी तरह से तोड़ दिए जाए ना, बिल्कुल से तोड़ दिए जाएं और गरीब हों, तो ऐसे में उसको मतलब उस गरीब व्यक्ति को, 5 गरीब व्यक्तियों को वैसा फिर घर बनवाने में काफी कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ेगा, तब ऐसा घर बनवाएंगे। लेकिन तुरंत नहीं है हालात सुधरता है, बहुत दिन उन्हें लग जाएंगे, काफी लंबा समय उन्हें लेना पड़ेगा कि उसी फिर मतलब माहौल में आ जाए, उसी तरह का फिर उनका घर हो जाए, परिवार हो जाए, उसी तरह से रहने लगे सुख से। तो ऐसे में काफी समय बीत जाएगा। तो वही बात यहाँ है कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ, काफी मतलब जनसंख्या खराब हो गई, काफी धन खराब हो गए। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उससे भी ज्यादा उसमें मतलब धन खराब हुए, मतलब व्यर्थ हो गए। ठीक है, मतलब जो समझना काफी सारे जो हथियार होते हैं उसमें भी काफी ज्यादा धन से उसे लेना पड़ता है। तो ऐसे में बहुत सारे हथियारों का भी काम पड़ा युद्धों में, तो वो भी लाना पड़ा, कहीं से लाओ, चाहे मतलब अपना देश कर्जदार हो जाए तो भी लाना पड़ेगा, क्योंकि अपनी मतलब इज्जत का सवाल है। तो ऐसे में हालात में पुनर्निर्माण का काम कठिन और लंबा साबित होता था। मैंने कहा नहीं कि लंबा समय लग जाएगा, कठिन काम है, काफी ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, ये पॉइंट आप याद रखना। ठीक है, इस युद्ध में फिर से मित्र राष्ट्र जीत गया। इस युद्ध में भी फिर से जो मित्र राष्ट्र था ना, वो जीत गया और हम हार गए। ठीक है, तो इस युद्ध में भी फिर से मित्र राष्ट्र जीत गया। अब देखो, किसी भी देश में रोजगार की स्थिरता जरूरी है। कोई भी देश है उसमें रोजगार की स्थिरता जरूरी है। ठीक है, रोजगार की स्थिरता जरूरी है कि रोजगार स्थिर हो। एंड बाजार में सरकार का नियंत्रण बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर बाजार की बात की जाए तो बाजारों में सरकार का नियंत्रण होना चाहिए, कि उनका नियंत्रण हो। ठीक है, बाजार है तो बाजार में सरकार का नियंत्रण हो, कोई मतलब कोई ऐसा ना हो कि किसी को
कब्जा कर लिया जाए, किसी को मार दिया जाए, तो ऐसे में बाजार में सरकार का भी नियंत्रण बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ताकि कोई रोजगार कर रहा है तो उसे टाइम पर उसका सैलरी दिया जाए, ठीक है, वो सैलरी दे दिया जाए, रोजगार रहे। ऐसे में नहीं कि आप सैलरी ना दो, वो छोड़ के चला जाए और एन रोजगार हो जाए, मतलब उसका रोजगार भी खत्म हो जाए। ऐसे में सरकार सोच रही थी कि सब बाजार में नियंत्रण है और सभी लोग रोजगार रहें, ठीक है। तो ये था विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण या युद्धोत्तर काल। आगे देखते हैं अगले पेज से, ठीक है। देखो अब पॉइंट क्या समझना है, ब्रिटेन वुड्स संस्थान काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, लॉन्ग में पूछा जाता है, लघु में भी पूछा जाता है। तो ब्रिटेन वुड्स संस्थान समझना, एक एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी और समझना है आपको। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, 1944 में अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशायर में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ। हैम्पशायर देखो अमेरिका में जो है ना स्थित है, क्या, न्यू हैम्पशायर में, ठीक है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ। अब इसमें कुछ बातचीत किए गए, अभी कुछ नीचे बताऊंगा, ठीक है। ये सम्मेलन हुआ कब हुआ, 1944 में। कहाँ हुआ, किस देश में हुआ, अमेरिका में हुआ। किस स्थान पर हुआ, न्यू हैम्पशायर में, ठीक है। एंड यहाँ देखो इसमें अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंकों का गठन किया गया। मतलब इसमें अंतरराष्ट्रीय जो मुद्रा कोष होती हैं, मुद्राएं होती हैं, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल या इंटरनेशनल पुनर्निर्माण होता है, एवं विकास बैंक का गठन किया गया। मतलब बैंक का गठन किया गया कि बैंक की भी स्थापना जरूरी है, क्योंकि हर एक देश में बैंक का मतलब स्थापना की जाए, गठन किया जाए। तो ऐसे में 2 पॉइंट आपको समझ में आ गए, नोट बना लो, नोट कर लो, ठीक है। यह व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित था। यह व्यवस्था निश्चित मतलब निश्चित था, निश्चित विनिमय दर पर आधारित था, अनिश्चित नहीं था। अगर कोई किसी के लिए ये दाम है तो उसके लिए भी ये दाम है। निश्चित था, बिल्कुल निश्चित विनिमय दरों पर आधारित था, ठीक है, निश्चित विनिमय दर पर आधारित था। आगे समझो। परंतु आज दिनों में, आज की बात की जा रही है, इस टाइम की, डॉलर का मान समय समय पर बदलता है। पहले क्या होता था ना कि डॉलर का दाम निश्चित था। क्यों? क्योंकि ऐसे में कहा नहीं गया कि इस अर्थव्यवस्था या इस व्यवस्था में निश्चित विनिमय दरों पर आधारित है। पहले अगर डॉलर का दाम बिल्कुल निर्धारित था, ठीक है, बट आज के दिनों में डॉलर का दाम ऊपर नीचे होता रहता है। आज दिन कम, काल ज्यादा, परसों कम, ऐसे मतलब डॉलर का दाम ऊपर नीचे होता रहता है। ऐसे केवल डॉलर नहीं, हर एक देश का दाम ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो ये आपको समझना है, पहले निश्चित था, इतना दाम निश्चित है, ठीक है, अब ऊपर नीचे होता रहता है। अब देखो अगला पॉइंट, परंतु स्वतंत्रता के बाद भी उनके अंदर गरीबी बहुत ज्यादा थी। मतलब स्वतंत्रता के बाद भी गरीबी थी, क्योंकि स्वतंत्र होने पर, मतलब अगर देश स्वतंत्र हो गया तो स्वतंत्र होने के बाद उन्हें ये नहीं दिया गया था कि आपको 10 लाख रुपए दे दिया जाए, आप अमीर हो जाओ। स्वतंत्रता केवल आपको मिली थी, ना कि आपको पैसे मिले थे, ठीक है। आपको स्वतंत्रता मिल गई थी, आप स्वतंत्र हो चुके हो, चाहे जहां टहलो, घूमो, चाहे जो करो। और इसके बाद भी गरीब था, कुछ दिनों तक गरीब था, क्योंकि उसके पास कोई तकनीक नहीं थे। एंड गरीब इसीलिए था कि उसके पास कोई बड़ी मशीनें नहीं थी, कारखाने नहीं थे कि उसमें काम कर सकें। तो ऐसे में गरीब थे। बट स्वतंत्रता के बाद अब धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहे हैं, और हो गए, काफी ज्यादा डेवलपमेंट हो गए, विकास कर लिए, ठीक है। तो ऐसे में स्वतंत्रता के बाद भी मतलब उनके अंदर गरीबी बहुत ज्यादा थी। अगला, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था बहुत सालों से अपंग थी, क्योंकि उनकी जो अर्थव्यवस्था नहीं ना बहुत सालों से अपंग थी और शासन का गुलाम था, और उनका शासन गुलाम था, मतलब उनकी अर्थव्यवस्था अपंग थी। अब भाई अपंग अर्थव्यवस्था को सुधारने में काफी समय लग जाता है, ठीक है, काफी समय लग जाता है, तुरंत कुछ नहीं सुधरता है, काफी समय लगता है, ठीक है। तो ऐसे में आपको समझ में आ गया, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था बहुत सालों से अपंग थी और अपने शासन का गुलाम थी। आगे समझो। अतः जितने भी नए स्वतंत्र देश आए, सभी ब्रिटेन वुड्स संस्थान के सहारे थे।
मतलब जितने भी नए स्वतंत्र देश आए, मतलब जो स्वतंत्र हो चुके हैं, जिनको स्वतंत्रता मिल चुकी है, ठीक है, बिल्कुल स्वतंत्र हो चुके हैं, वो इनका पालन किए और ब्रिटेन वुड्स संस्थान के सहारे थे, मतलब इसके सहारे थे। ठीक है, अब ये भाई देख लो, काफी लॉन्ग है इसलिए मैं आपको नोट्स थोड़ा करा दूं, आप लोग देख नहीं पाए होंगे। देखो आपको हेडिंग डालना है ब्रिटेन वुड्स संस्थान, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट डाल लो या फिर आप एक लिख लो या फिर ये बिंदी रख लो या फिर स्टार बना लो, ऐसे आप लिख लो। फिर सेकंड पॉइंट लिख लो, थर्ड पॉइंट लिख लो, 4 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, वीडियो को रोक कर भी लिख सकते हो 9 पॉइंट। 8 या 9 पॉइंट हैं, आप सभी को लिख लो। ठीक है, लिख लो जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आई होप कि आप लोगों ने नोट्स कर लिया होगा। अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। देखो अगला है वही के बारे में है, ब्रिटेन वुड्स को कौन चलाता था। ब्रिटेन वुड्स को कौन चलाता था, मतलब इतनी बड़ी संस्थान थी तो इसे कोई चलाता था, कौन चलाता था अभी आपको पता चल जाएगा। ब्रिटेन वुड्स को बड़ी बड़ी शक्तिशाली जैसे अमेरिका देश चलाता था, आदि चलाता था। जो बड़ी बड़ी शक्तिशाली देशें थी वो चलाती थी, जैसे अमेरिका। अमेरिका में कहना पहले बहुत ज़्यादा धन था, इसके बाद बहुत ज़्यादा धन थे, पैसे थे, पूंजी थी, दूसरे देशों को ऋण भी देते थे, तो ऐसे में काफ़ी अमीर थे, काफ़ी ज़्यादा अमीर थे। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है ब्रिटेन वुड्स को बड़ी बड़ी शक्तियाँ जैसे अमेरिका आदि चलाती थी या चलाते थे या चलाता था। दूसरा पॉइंट, 1970 के बाद ब्रिटेन वुड्स को खत्म कर दिया गया। ये देखो भाई, इसे भी खत्म कर दिया गया था 1970 के बाद। ब्रिटेन वुड्स को खत्म कर दिया गया और परिवर्तनशील विनिमय व्यवस्था लागू कर दिया गया। और देखो परिवर्तनशील विनिमय दर व्यवस्था लागू कर दिया गया। जैसे पहले क्या था ना, परिवर्तनशील नहीं था, मतलब स्थिरता थी, मतलब अगर दाम इतना है तो इतना ही रहेगा। अगर जब तक ब्रिटेन वुड्स का संस्थान था तब तक अगर दाम किसी का 40 रुपये है तो 40 ही रहेगा। बट अब क्या है ना कि 1970 के बाद इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया, ब्रिटेन वुड्स संस्थान को खत्म कर दिया गया और परिवर्तनशील विनिमय व्यवस्था लागू कर दिया गया। परिवर्तनशील, आज इसका दाम 40 है तो काल 50 भी हो सकता है, परसों आपका 60 भी हो सकता है, फिर वो 30 भी हो सकता है। मतलब परिवर्तनशील है, आज का कुछ दूसरा दाम है, कल का कुछ दूसरा, परसों का कुछ दूसरा। ऐसे में इसे कहते हैं परिवर्तनशील विनिमय व्यवस्था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, सब कुछ समझ में आ रहा है। अब देखो, तो इसी तरह की व्यवस्था को भूमंडलीकृत विश्व का बनना कहते हैं। इसी व्यवस्था को भूमंडलीकृत विश्व का बनना कहते हैं। ठीक है, ये आपका चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आ गया। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका एंड हो चुका है। ठीक है, एंड हो चुका है। एंड इस चैप्टर का पीडीएफ की बात की जाए तो अगले वीडियो में आपको दिया जाएगा। और मैं बताना चाहता हूं, चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, इन दोनों को नहीं देखा हो तो इसके प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। मैंने साइंस का चैप्टर फर्स्ट चैप्टर सेकंड पढ़ा दिया है और ये सामाजिक विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट चैप्टर सेकंड पढ़ा दिया है। साइंस का अगर नहीं देखा हो तो उसका भी प्लेलिस्ट बन चुका है, और अगर आप इनका चैप्टर फर्स्ट चैप्टर सेकंड नहीं देखे हो तो इनका भी प्लेलिस्ट बन चुका है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से प्लेलिस्ट मतलब लिंक पर क्लिक करके प्लेलिस्ट पर देख सकते हो। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा ऐसे वीडियोज का। और अगर आप मतलब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक पा जाओगे और आप वहां से क्लिक करके आप पूरा चैप्टर देख सकते हो। न्यू प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग हर एक चैप्टर को पढ़ना है, चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हर एक चैप्टर को पढ़ना है। एक भी ऐसा चैप्टर नहीं होना चाहिए कि आपका छूट गया है। हर एक चैप्टर को मैं पढ़ाने वाला हूं और आपको हर एक चैप्टर का पीडीएफ दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना है। थैंक यू।